हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीपी, हम लोग देखेंगे बाल विकास को देखेंगे। ये देखो हमारा पेपर कब का है। ये 6/2023 मतलब 6 फरवरी का पेपर है, मतलब दिसंबर, अभी 2023 का पेपर है। अभी तो 2024 हो गया, आज सेकेंड डे हो रहा है। तो 2023 का पेपर मतलब ये है, इसको हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम सोशल साइंस सॉल्व कर रहे हैं ना, वैसे इसको भी हम सारे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और हिंदी को भी। प्लीज़ अभी मतलब मेरा चैनल नया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक और कमेंट करिएगा। तो फिर हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया था ना, एक बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्नलिखित में से कौन से कारकों को द्वारा प्रभावित होता है। देखो, एक बच्चा हो गया, उसका वृद्धि और विकास दोनों पूछ रहा है, तो कौन से कारक के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब कौन सा कारक होता है जिससे वो इफेक्ट होता है। तो ये परिवेश की शैलियाँ हो गई, आनुवंशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव हो गया और व्यक्तिगत रुचि। तो इसमें बताना है कौन सा। तो इन चारों से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वृद्धि और विकास आनुवांशिकता या आनुवांशिक संगठन और पर्यावरणीय कारकों सभी अन्योन्यश्रितों के बीच एक जटिल संतुलन द्वारा विनियमित होते हैं। आनुवांशिकता वृद्धि और विकास की सीमा को निर्धारित करती है जो संभव है, लेकिन पर्यावरण उस स्थिति को निर्धारित करता है जिसे क्षमता हासिल की जाती है। अतः एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है: परवरिश की शैली, आनुवांशिक ढांचा संरचना, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। तो ये सब याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन आता है। आप लोग देखो, इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना है जिसमें बच्चे के विकास से जुड़ी हर एक बातें होती है और अच्छी बातें हो रही हैं, उस ऐसी चीज़ों को आंसर करना है हमें। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, बच्चों में जो विकासात्मक परिवर्तन होता है मतलब कैसे होता है। सभी संस्कृतियों में मतलब कि सार्वभौमिक समान गति, देखो समान गति से नहीं होता, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बच्चों में भी अलग अलग होता है। कोई बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, कोई बच्चों मतलब कि उनको, कोई बच्चे मैथ्स वगैरह में इतने तेज होते हैं, कोई बच्चे ड्राइंग वगैरह में बहुत तेज होते हैं। तो इस तरह सब बच्चे अलग अलग होते हैं। एक आयामी और रैखिक बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। वंशानुगत और पर्यावरण के कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया, तो यही सही है। देखो, बच्चों का विकास जो होता है, परिवर्तन ना कैसे होता है, वंश के अब रहता है और पर्यावरण दोनों के बीच का एक जटिल मतलब अंतःक्रिया करके परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मानव विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि ये तत्व है जो किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को अद्वितीय संयोजन का परिणाम है, क्योंकि बच्चे का विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। बच्चों के विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत मतलब वंश के अनुसार और पर्यावरणीय कारकों मतलब कारकों के बीच का जो होता है ना, वो जटिल प्रक्रिया होता है, और ये अंतःक्रिया होता है के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है जो सभी जन्मजात लक्षण, प्रवृत्ति, बुद्धि लब्धि, आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं तथा सभी मानकों और सामाजिक लक्षणों पर पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। अगला हमारे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है कथन और तर्क। सभी संस्कृतियों में से बच्चे एक ही उम्र के तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। देखो यार, बच्चे जो होते हैं ना, मतलब कि ये उनका किसी भी संस्कृति से हो, कुछ भी हो, तो एक ही चरण से थोड़ी गुजरते हैं। अभी हमने देखा सबका अपना अलग अलग विकास होता है, तो ये गलत है। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, देखो ये भी गलत है। सार्वभौमिक और आयामी नहीं होता बचपन, तो इसका राइट मतलब कि दोनों गलत है। जिसमें दोनों गलत हो तो ऑप्शन डी में ए और आर दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा, बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ता है। जैसे कि मैंने अब बताया आपको, सब बालक एक जैसे नहीं होते। अभी कथन जो दिया था पहला वाला, वो तो गलत हो गया, और अभी दूसरा जो था ना, वो भी गलत हो गया। तो हमें देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ के करना है, और हमें इस बार सीटेट तो पास करना है, क्योंकि देखो अगर पास करेंगे तभी बीपीएससी का तो कैलेंडर भी जारी हो गया। 24 अगस्त मतलब कि अगस्त को एग्जाम है, तो फिर सितंबर तक मतलब उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो पास करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं सोशल साइंस का करा रही हूँ क्लास, आप देख सकते हैं। हिंदी का भी मतलब हम प्रैक्टिस सेट पूरा करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा, डेली 3। अगला मतलब कथन दिया है और फिर कारण दिया है। समाजीकरण स्कूल में ही होता है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है, मतलब इनका कहना है कि जो समाजीकरण होता है स्कूल में ही होता है, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तभी होता है। और सेकंड तर्क दिया, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। देखो इस बच्चे ये अगर देता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनका मतलब समाजीकरण होता है, लेकिन स्कूल में ही ऐसा नहीं, बच्चे अपने घर में ही जब वो पैदा होते हैं ना, अपने अगल बगल के परिवेशों से ही सीख लेते हैं। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है, नहीं, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है। अब देखो मतलब इसी चक्कर में सब लोग बोले सही है सही है, तो कितना ज़्यादा हो गया। तो बोथ मतलब ध्यान से पढ़ना है हमें, मतलब ए और ये जो था मतलब दिया था कथन और तर्क, दोनों गलत है।
अब इसके बारे में हम देखते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। सामाजिकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशलों को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सामाजिकरण में प्रमुख एजेंटों में परिवार, स्कूल शामिल है, लेकिन मीडिया, सहकर्मी, सामाजिक मतलब कि सहकर्मी हो गई और अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थान जैसे धर्म, कानून व्यवस्था भी शामिल है। अतः इस संदर्भ में सामाजिकरण में स्कूल नहीं बल्कि परिवार, मीडिया, आसपास के वातावरण से भी प्राप्त होता है। और द्वितीयक माध्यमिक सामाजिकरण सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि आस पड़ोस, सहकर्मी, समूह, समाज, कानून आदि हैं। मतलब सिर्फ यही समाज ही थोड़ी है, द्वितीयक में सब है, मीडिया हो गई, स्कूल हो गए, हमारे आस पड़ोस हो गए हैं, और मतलब ग्रुप सहकर्मी मतलब जो हमारे साथ के लोग होते हैं, समाज के कानून, तो ये सब हो गए। अगला हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, सीमा अपनी मम्मी को आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। मतलब सीमा कोई है, अब जैसे हम ही लोगों के कोई कोई चीज़ रहता है खाने पीने की, नहीं मैं तो नहीं डरती, खा लेती हूँ। तो सीमा जो है अपनी मम्मी के आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिले। कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पे है? तो यही मतलब है जो अच्छा बुरा बनने की, मतलब कि ये अगर मैं जो हिंज की कहानी आपने सुना था ना, हिंज की कहानी, इसमें यह था कि अगर मैं दवा चोरी कर लूँगा तो मुझे जेल हो जाएगी, और अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। तो ये पूछ रहा है, मतलब वो डरती, इस कौन सा नैतिक विकास है कोहल वर्ग का? तो ये है पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिले। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा पूर्व पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि में, यह लगभग 9 वर्ष तक रहता है। यह लगभग कब तक रहता है? 9 वर्ष तक। इस उम्र में बच्चों का निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने से प्रभावित होता है। आज्ञाकारिता और दंड और व्यक्तिवाद और विनिमय, मतलब ये सब देखो याद रहना चाहिए। धीरे धीरे अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? जीन पियाजे जो है उनके अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा? पुनर्वलन नहीं, उन्होंने पुनर्वलन पे हो गया, पूर्वाभ्यास, कलन विधि नहीं, ये सब कलन विधि वगैरह तो गलत है। अनुकूलन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चे में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति सहज होती है। बच्चों की इस प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य ना करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती है और ज्ञान अर्जित करती है। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से, यह कह सकते हैं कि इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ मतलब कि सही जोड़े को मिलाना है। इसमें हमें सही जोड़े को मिलाना है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। इसमें बताना है कौन सा सही है। संवेदी चालक अवस्था नाटकीय खेल में संलग्न नहीं भैया, बच्चा उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वो कहाँ से नाटकीय खेल में संलग्न होगा। संवेदी मतलब इन्होंने देखो पहले इन्होंने 4 स्टेज दिए हैं, याद रखना, ये पूछ लेता है लगाने के लिए। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन, अमूर्त संक्रियात्मक। इसको देखो कैसे हमें याद रखना है, SPCF, इस जैसी SPCF से आप ना आराम से इसको कर सकते हो। देख लो, सेंसरी हो गया, P से प्री ऑपरेशनल हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, या फॉर्मल हो गया, तो इससे कर सकते हो। और ये देखो पहला वाला तो गलत हो गया। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वास्तु अस्थायित्व का प्रारंभ, नहीं भाई उसमें बच्चे इतना नहीं समझ पाते कि वस्तु जो है हम उसको एकदम अस्थायित्व है इसको समझ लेंगे, नहीं, ये गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में मतलब कि सक्षम, नहीं, ये भी गलत है। अब अगला जो है ऑप्शन डी, मतलब देखो 3 गलत हो गया तो एक तो सही होना ही है वैसे भी। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगनात्मक तर्क सक्षम। देखो परिकल्पित निगनात्मक तर्क जो होता है ना, लास्ट वाले स्टेज में आता है बच्चों में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के सही कर मतलब कि जो चरण है उसको देखा, पहले इनका एज देख लेते हैं। संवेदी अवस्था, संवेदी जो पेशी अवस्था है ना, इसका जो होता है जन्म से लेके 2 वर्ष तक, जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है। इसमें क्या क्या परिवर्तन, इंद्रियां इनकी शिक्षक, मतलब ये अपनी इंद्रियों के अकॉर्डिंग ही करते, आँख, कान, नाक। देखो जैसे बच्चे हो गए ना, उनके सामने हम टॉयज लेके ऐसे ऐसे घुमाएंगे, जिधर घुमाएंगे तो उधर उधर ऐसे अपने आँख से ही देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। प्रतिवर्त क्रिया, मतलब प्रतिवर्त क्रिया भी करते हैं। अंतरंग व्यवहार, मतलब अंतरंग का व्यवहार भी ये लोग करने लगते हैं। जैसे कि अभी उन्हें ब्लैक कलर का कोई टॉयज दोगे ना आप, तो वो, और उसके बाद से वही टॉयज जो है उसको ब्लू कलर का दोगे ना तुम,
तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमें वही चाहिए, वो रोने लगेंगे, उन्हें वही चाहिए होता है। तो इस तरह से अगला जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ना 2 से 7 वर्ष तक के बीच में होता है, याद रखिएगा 2 से 7 के बीच में होता है, ये दूसरा है। इसमें भाषा विकास होने लगता है, इसमें देखो 2 वर्ष से 7 में बच्चे का भाषा विकास विकास तो होने लगता है, बच्चा जो है बोलने लगता है। अपरिवर्तनीयता होती मतलब थोड़ा देखो परिवर्तन तो होने लगता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, बहुत सी चीजें बोलने लगता है, चलने लगता है, बहुत सी चीजें करने लगता है। अकेंद्रवाद मतलब अहम केंद्रवाद इसी में होता है, अहम केंद्रवाद पूछता है क्वेश्चन, इसमें होता है। जीववाद तो इसी में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, मूर्त जब थर्ड वाला आता है मूर्त वाला, तो इसमें क्या कहता है कॉन्क्रीट में ये बच्चा जो होता है 7 से 11 तक का इसका एज होता है, इसमें तर्क शुरू होने लगता है, तर्क मतलब शुरू हो जाता है, प्रतिवर्ती भी होने लगता है, वर्गीकरण भी करने लगता है, संरक्षण भी। लेकिन तर्क एकदम प्रॉपर वे में नहीं होता, तर्क शुरू होता है यहाँ से, याद रखिएगा। ये अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से मतलब 11 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक, इसमें परिकल्पित निगनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है बच्चा, चिंतन करने लगता है, अपसारी विशारी चिंतन करने लगता है, क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक चिंतन होने लगता है बालकों में। तो इसे ये याद रखिएगा, पियाजे वगैरह से तो क्वेश्चन आना ही है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका है। संवाद हो गया, सजा नहीं भाई देखो ये सजा को नहीं मानते, व्याख्यान का पुरस्कार वगैरह से तो कट जाएगा। तो संवाद सबसे ज्यादा बच्चों में, अगर जैसे कोई चीज के लिए उन्हें विकसित करना है ना, तो कोई टॉपिक दे दो, ये दोनों बच्चे जो है ना संवाद करेंगे और दूसरों का मतलब जो चीज होगा सोच आदान प्रदान भी होगा और वो समझेंगे। तो संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संवाद। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये किसने किया था, तो ये जो किया था ना लेव वाइगोत्स्की ने, मतलब लेव वाइगोत्स्की जो है ना उन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो इनके सिद्धांत का भी नाम याद रखिएगा। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था, तो इन्हें ने ही दिया था। सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने ही दिया था। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने। इसे नॉर्मल आपसे पूछ लेगा। एलईडी का किसने दिया था, तो ये नॉम चॉम्स्की दिए थे, नॉम चॉम्स्की इन्होंने दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है, मतलब तार्किक जो गणितीय बुद्धि है उसमें क्या क्या शामिल है। देखो बुद्धि जो होता है ना मतलब कि हार्वर्ड गार्डनर जो थे ना 8 बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको हम देखते हैं। देखो छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल, स्थानिक तर्क, कुछ भी जिनमें 2 से अधिक आयाम शामिल हो। देखो ये तो गणितीय बुद्धि का है नहीं। लय, ताल, स्वर, मधुर के प्रति संवेदनशील, ये तो मतलब संगीत का हो गया। पिचो, स्वरों, लय के बीच अंतर करना जिसे पहचाने में अन्य लोग चूक सकते हैं, ये भी गलत हो गया। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना, तो यही तो गणित के बारे में होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना मतलब शामिल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप खोजन की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशील तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता। उन्होंने तार्किक रूप से समस्याओं को विश्लेषण करने, गणितीय संचालन एवं वैज्ञानिक जांच करना, समरूपों का पता लगाने की क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता को बताया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है किशोर जो होते हैं उनके जेंडर भूमिका और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों के को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों में एक बड़ा प्रभाव डालती है। और दूसरा इसका कारण दिया, मीडिया समाजीकरण की शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। अभी हमने पढ़ा था कौन सा प्राथमिक संस्था है क्या नहीं, अब तो आप बता सकते हैं। तो देखो पहला जो ऑप्शन है ना अभिकथन, किशोर की जेंडर भूमिका और रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती है, ये तो एकदम सही है। और दूसरा मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा मतलब उसका राइट आंसर जो होगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, तो सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने के सुविधा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब जो विभिन्न अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आए हैं ना उनको सीखने के लिए उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करे, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। विभेदित निर्देश मतलब कि लागू करे, हाँ ये सही है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताओं, संस्कृति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और क्षमताओं वाले कई शिक्षार्थी होते हैं। तो इसका एक शिक्षक को पालन करना, चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चे सहित सभी के लिए समान शिक्षा देना, विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना और व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की गति का सम्मान करना होता है। ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चा विविधता के साथ सीख सके, ना कि सीखने के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सके। इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि विभेदित निर्देश जो है वो लागू करें। आकलन क्या है? देखो, आकलन से भी क्वेश्चन आते हैं। आकलन वो होता है को अधिगम की दिशा देनी चाहिए, जिसका आकलन इस निर्धारित पर होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। और ऑप्शन बी दिया है आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये कि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और अगला जो दिया है सी नंबर का दिया है, आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूह, धीमे धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखो, ये सब नहीं, पृथक थोड़ी बनाना है और बच्चों को सीखना है और उससे करना, अलग करना। वो तो ऑप्शन तीनों पहला तो ठीक लग रहा था, लेकिन वो प्रॉपर सही नहीं था, दूसरा गलत था, ये भी गलत है। ऑप्शन डी जो है कि आकलन को बच्चों को सीखने की तैयारी के लेकर शिक्षण प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को सीखने के लिए तो है, कि आकलन हम आकलन जब करते हैं, देखते बच्चे क्या नहीं सीख पाए हैं, क्या कमी रह गई है, तो इसके लिए तो करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? प्रगतिशील, व्यक्तिवादी और निष्क्रिय। जहाँ पे निष्क्रिय शब्द दिखे फटाक से इसको काट देना। सक्रिय और सामाजिक, बिल्कुल। प्रोग्रेसिव क्लासरूम तभी होगा जब बच्चे एक्टिव रहेंगे। जब बच्चे एक्टिव रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, और उनके समाज से समाज से जोड़ के करेंगे, तब तो वो और आराम से कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया। पहली बात तो याद रखना, जॉन डीवी ने, ये अमेरिका के हैं और ये प्रगतिशील शिक्षा का अवधारणा दिए हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम हेतु अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषताएं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम की एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो है इस पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और शिक्षकों और साथियों की सक्रियता और सहयोग से उत्पन्न होता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा को मुख्य रूप से बच्चों की जरूरत को पूरा करना चाहिए और ज्ञान और याद रखने के बजाय समझ, क्रिया का अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। और दूसरा दिया, समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो देखो, ए और आर दो जो है ना, ये दोनों गलत है, ये भी गलत है और वो वाला तो गलत था। इसको पढ़ने से आप समझ गए होंगे कितना गलत है वो। तो सभी छात्रों का वातावरण अलग होता है और वो भिन्न भिन्न वातावरण और संस्कृति से आते हैं। देखो, कोई जो है ना, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का है, और स्कूल में देखो सब बराबर होते हैं। यूनिफॉर्म इसीलिए तो लागू होता है कि सारे बच्चों, जो बड़े घर के हैं, जो छोटे घर के हैं, तो पता ना चले ना, इसीलिए तो सब। और हमें टीचर्स जो होते हैं ना, उनको विभेद नहीं करना चाहिए। और समावेशी शिक्षा भी अगर होती है ना, जिसमें तो दिव्यांग बालक हो गए या फिर नॉर्मल बालक हो गए, सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, सबके साथ समानता करना चाहिए। तो ये दोनों जो थे कट गए। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर का, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे पूछा कौन सा कथन सही है। जब विशिष्ट बालक जो होते हैं वो समावेशी शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। विशिष्ट बच्चों को समान छात्रों के साथ सीखना अवास्तविक है, जो विशिष्ट बच्चे हो गए वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, इनका ये कहना है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते, ये इसमें पूछा है कौन सा सही है। आपको देखो, गलत तो अपने आप दिख रहा है। शिक्षक को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। और चौथा है, इसमें सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता, अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने में कौशल सुदृढ़ होते हैं। तो अब आपको सही आंसर मिल गया होगा। पहला और दूसरा तो एकदम गलत है, लेकिन ये वाला हमारा सही है और ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जहाँ पे तीसरा और चौथा होगा वही सही होगा। तो और तीसरा और चौथा किसमें है, हमें ये देखना है। तीसरा और चौथा किसमें है, ये ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे जो नहीं होते हैं, तो उनमें लीक से हटकर सोचने के इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है? तो उनके लिए अपसारी चिंतन है, अपसारी सोच या फिर चिंतन, डाइवर्ज थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। विशेष विद्यालय में विकलांगों की, पहली बात तो बच्चों के लिए विकलांग नहीं, दिव्यांग बालक बोलना है इन्हें, लेकिन विकलांग वगैरह नहीं बोलना है। और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, देखो ये सही है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो होता है ना शिक्षा, उसका प्रावधान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। देखो पठन वैकल्य से जरूर एक क्वेश्चन तो आएगा, मुख्यतः किसमें, मतलब कि पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है। पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया, मतलब कि पढ़ने का जो होता है वो किससे संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं, सुनने बोलने, पढ़ने बोलने व सुनने, तो ये हमें पढ़ने से ही तो होता है, पढ़ने से ही होता है। तो इसका राइट आंसर पठन वैकल्य मतलब पढ़ने से ही, तो इसका राइट आंसर यही हुआ। अगला क्वेश्चन, अगर कलकुलिया देता ना डिसकलकुलिया, तो आप समझना गणती होता है, ठीक है। और डिस्ग्राफिया हो गया तो लिखने का हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा का विशेषता कौन सा नहीं है। सहकारात्मक अधिगम, ये तो है। कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत सही है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ये भी सही है। उपयुक्त समायोजन, ये भी सही है। मानकीकृत निर्देश, बिल्कुल नहीं, जहां पे मानकीकृत दिखा है उसको ऑप्शन को फटाक से कट कर देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपीय और कठोर पाठ्यचर्या, बिल्कुल नहीं, कठोर थोड़ी ना, मानकीकृत, आप फटाक से इसको प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना है, डिस्करेज नहीं, डिस्करेज जो करता है ना वो टीचर्स, मतलब बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को करेज करना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछो, चीज़ें करो। सीखना कि कैसे सीखते हैं इस, देखो हाँ, जो ना एनसीएफ हो गया 2005, एनईपी 2005, ये मतलब करके सीखने पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। एनसीएफ भी बोलता है, एनईपी भी बोलता है कि करके सीखेंगे बच्चे तो जल्दी सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अधिगम के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है। जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, नहीं। प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, नहीं। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम बनाते हैं, बिल्कुल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सीखना किस प्रकार का होता है। तो अनुसरण द्वारा, बिल्कुल। निष्क्रिय श्रवण द्वारा, ये भी नहीं। देखो ये सब अनुकूलन व पुनर्वलन, ये लोग अनुकूलन पुनर्वलन पे तो ये लोग बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल भाई। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल, जहाँ पे बच्चे एक्टिव रहे वो एकदम सही क्वेश्चन है, आंसर है हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे। भय उत्पन्न करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, बच्चों में भय थोड़ी, तनाव ये सब भी नहीं। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करना तो एकदम नहीं, रोट लर्निंग एकदम नहीं होना चाहिए। और ये जो है ना निष्क्रिय, तो बच्चों को बनाना नहीं है। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके, उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों को प्रयोग में प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट आंसर यही होगा ना, ऑप्शन डी ही तो इसका राइट आंसर होगा। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है जब विद्यार्थी को, मतलब जब विद्यार्थी होते हैं, मतलब जब विद्यार्थी डॉट डॉट की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। नहीं, जब अगर बच्चे तनाव में रहेंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे, तो वो एकदम नहीं सीख पाएंगे, तनाव में ही रहेंगे। हीनता, अगर वो मतलब अगर मान लो टीचर उनके मन में हीनता भर दिया, फिर उनको हीनता के प्रभाव से देखता है, तो बच्चे तो एकदम नहीं कर पाएंगे, कंपेयर होने लगेगा। तो ये भी शर्म में तो और नहीं सीखेंगे, वो शर्म में जो आता रहेगा वो भी नहीं बोल। संतुष्टि, बिल्कुल सही है। जब सेटिस्फैक्शन होगा ना तभी बच्चे जो है उसका अनुभव करेंगे और अच्छे से सीख पाएंगे, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अपनी पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को सहज अनुमान लगाने को क्या किया। हतोत्साहित, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन सी खारिज, ये भी गलत है। दंडित आप क्यों करोगे, सुसाधित, बिल्कुल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुसाधित। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए। तो विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बार बार अभ्यास पर जोर देकर, बिल्कुल नहीं यार, ये सब नहीं करना है। निष्क्रिय अनुकरण, ये गलत हो गया। भौतिक पुरस्कार वगैरह तो बच्चों को देना ही नहीं है। खोज और अन्वेषण द्वारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खोज और अन्वेषण द्वारा। अगर बच्चे डिस्कवरी करेंगे ना तो बहुत अच्छे से सीखेंगे, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि वो खुद से कर रहे हैं। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। प्रक्रियात्मक, बिल्कुल यही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या सीखने, मतलब सीखना या सीखने कैसे होता है। बच्चे देखो पहले जो ऑप्शन है ना कट कर दो,
निष्क्रिय रूप से नहीं, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में का स्वरूप सामाजिक होता है। बिल्कुल, स्वरूप जो होता है सामाजिक, पाठ्य पुस्तक को केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा होता है। परीक्षा केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देखिए आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या नहीं, व्यक्तिगत पाठ्यचर्या थोड़ी जिम्मेदार है। संदर्भित पाठ्यचर्या नहीं, सक्रिय पाठ्यचर्या नहीं, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्यचर्या का मानकीकरण ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखिए 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आगे के सोशल साइंस के वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। CDP की भी, हिंदी की भी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी। थैंक यू।